नमस्कार। विचारा का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज चल रही है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की। इसमें आप ये उम्मीद मत करिएगा कि टाइम बचेगा आपका, शॉर्टकट में कुछ नहीं होने वाला है। डिटेल में चल रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी डिटेल में चलेगी, ठीक है। तो आपको ये उम्मीद मत लगाइएगा कि नहीं नहीं इसको जो है शॉर्ट में कुछ पढ़ा दें। शॉर्ट में बिल्कुल नहीं चलेगा, शॉर्ट के लिए कुछ और सोचा जाएगा। हैंड रिटन नोट्स कुछ आ जाएगा या शॉर्ट नोट्स कुछ आ जाएगा, मतलब जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको स्पष्ट रूप से बता दी जाएगी। ऐसा गुमराह नहीं करने का प्रयास किया जाएगा कि नहीं नहीं हम स्पेशल शॉर्टकट में पढ़ाएंगे, नहीं स्पेशल कुछ नहीं पढ़ाएंगे शॉर्टकट में। बस उद्देश्य क्या है, ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य क्लियर रखिए। उद्देश्य ये है, सच बता रहा हूँ आपको, ये ग्राउंड लेवल की मतलब हमारी जो है ऑब्जर्वेशन है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग 10 बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की 10 बार से ज़्यादा पढ़ते हैं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 कई बार पढ़ते हैं। सच बता रहा हूँ कि तब भी ज्योग्राफी नहीं समझ में आती है, नहीं समझ में आती है। और हिंदी मीडियम के लिए है समस्या अभी। धीरे धीरे जिनको एहसास हो गया वो तो अच्छी बात है, कुछ लोग नहीं एहसास होता, कुछ लोग लगता है ना हमारे अंदर ही कमी है। नहीं नहीं नहीं, कुछ चीज़ें कमी है सिस्टम में। और उस सिस्टम में क्या है कि जो भी जो कर सकता है वो कर रहे हैं। तो इसमें मेरा जो इनिशिएटिव ये है कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया मैंने, या 1 घंटे में पूरा किताब रिवाइज करा दिया। मैं ये चीज़ रिकमेंड तभी करता हूँ जब मैं पूरी किताब पढ़ा दूँगा। जब पूरी कहानी हम ख़त्म कर देंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि हाँ अब जो है अब क्या करिए। कंपाइलेशन मैं निकाल दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट से निकाल दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। लेकिन सबसे पहले डिटेल पढ़िए। गलतियाँ यहीं पे होती हैं कि हम डिटेल से बचना चाहते हैं। खैर, चर्चाएं होती रहेंगी, बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। पढ़ने के दौरान कुछ कमियां, कुछ गलतियां, कुछ कन्फ्यूजन, तमाम तरह की बातें होती रहेंगी, ठीक है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं मैप को पहले, कि ये जो अपवाह तंत्र है, ये अपवाह तंत्र में बेसिकली क्वेश्चन बनते कैसे हैं, या आपको कहीं पर पूरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आप देखेंगे तो आपका भी एक नज़रिया होगा देखने का, आपका भी एक सोचने का नज़रिया होगा, और उस नज़रिए, उस सोचने से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। बुक में तो सभी लिखे हैं, लेकिन आप किस नज़रिए से उस चीज़ को पढ़ रहे हैं ये मैटर करेगा, ठीक है। चलिए एक बार मैप को देखते हैं। मैप को देखिए, ये अपना प्यारा भारत है। ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर आपको दिख रहा होगा क्या, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी यहाँ से देखिए ये आती है ऐसे ऐसे घूमते हुए, सिंधु नदी। उसमें कई नदियाँ मिलती हैं, 5 नदियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। ये 5 नदियाँ कौन कौन सी है, ये 5 नदियाँ। ऊपर से नीचे अगर हम चलते हैं, ऊपर से नीचे हम आपको दिखाना चाहें, ये देखिए, ये थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ये देखिए ये नदियाँ देखिए बेसिकली जो है, ये सिंधु नदी है, ये वाली ये देखिए सिंधु नदी है। उसके बाद ये देखो ये झेलम है, ये वाली झेलम है। उसके बाद ये चेनाब है, उसके बाद ये रावी है, उसके बाद ये सतलज है। 5 नदियाँ हैं। 5 नदियों याद रखिएगा, ऑर्डर याद रखिएगा। ऊपर से नीचे अगर हम बात करें या किस तरीके से मिल रही हैं आकर के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यास नदी देखिए यहाँ पर है, व्यास नदी यहाँ पर है, ये व्यास नदी, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। 5 नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र जो है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कहाँ पर है। पता चला कुछ लोग तो उल्टा ही सोच लेंगे, नहीं कहीं और बना हुआ है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, और ये है कौन सी, ये है आपकी गंगा नदी तंत्र। कौन सी नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। देखिए गंगा कहाँ पर है, गंगा नदी तंत्र देखिए ये आ रही है यहाँ से, ये घूमते हुए इधर से ऐसे होते हुए, ठीक है। ये देखिए इससे जा रही, ठीक है, ये गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो इसमें जो है कई नदियाँ और भी मिलेंगी आकर के। ये आपका देखिए ये आती है, ये यमुना नदी मिलती है। उसके बाद यहीं पे शारदा, देखिए शारदा नदी आती है, गोमती नदी आती है, गंडक देखिए, शारदा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, है ना। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। सोन नदी, अभी सब लिस्ट मिलता रहेगा, कौन सी बाएं से आई, कौन से दाएं से आई, कौन सी दाएं। याद रखिएगा दायां बायां कैसे क्लियर कैसे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दायां कौन सी नदी है, बायां कौन सी नदी है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो नदी ऐसे चल रही है उसकी दिशा पहले देखिए। ये जैसी नदी जा रही है दिशा, उसी की तरफ जिधर साइड नदी जा रही है उधर साइड अपना मुँह कर खड़ा हो जाइए। उसके बाद तय कर लीजिएगा आपका दाहिना हाथ कौन है, बायां हाथ कौन है, बस वही जो होती है बाएं तरफ से और दाहिने तरफ से आने वाली नदियाँ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए आपकी ये सबसे महत्वपूर्ण नदी एक है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र कौन नदी, ब्रह्मपुत्र। देखिए इसको पहले क्या बोलते थे,
इसको पहले बोलते थे, ये देखो यहाँ पे आती है सांगपो नदी। सांगपो नदी यहाँ से होते हुए ऐसे 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 दिहांग, फिर उसके बाद यहाँ लोहित, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र देखिए होते हुए कैसे आते हैं यहाँ पर, फिर बांग्लादेश ऐसे घूमती जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। डिटेल अभी होगी, टेंशन मत लीजिए, डिटेल आगे है, सब कुछ है। बस पहले आप एक आउटलाइन जो होता है ना वो ध्यान रखिएगा। देखिए यहीं से आपकी जो है कौन सी ये एक कर्क रेखा भी निकल रही है, देखिएगा यहाँ से कर्क रेखा, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, कि ये रेखाओं से बड़ा महत्वपूर्ण आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आपका देखिए यहीं पर बगल में ही दबा हुआ जो है थोड़ा सा जो है बांग्लादेश भी है कोने में। उसके बाद इधर उस देखने के बाद आप ये देख लीजिए नदी कुछ और, ये साबरमती है, देखिए ये साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है, पेन गंगा नदी, गोदावरी, महानदी देखिए यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। महानदी यहाँ पर है, माही नदी यहाँ पर है। महानदी और माही दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए महानदी कौन सी है, माही नदी कौन सी है ना, साबरमती कौन सी। अच्छा लूनी नदी देख लीजिए, ये देखिए लूनी नदी यहाँ पर है, ये लूनी नदी कौन सी नदी है, लूनी याद रखिएगा, कौन सी नदी है, लूनी नदी भूलिएगा मत, क्योंकि जब इनकी चर्चा होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर चंबल नदी, सिंध नदी, सिंधु नहीं है याद रखिएगा, सिंध नदी है, बेतवा नदी, केन नदी, ठीक है ना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बता रहा हूँ, एक नाम एक लोकेशन। उसके बाद देखिए इधर साइड में कुछ है, ये इधर देखिए ये। अब अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना हो, देखिए कौन सी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, है ना, कौन सी, गोदावरी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, कावेरी, नाम याद रखिएगा, है ना। लोकेशन भी याद रखिएगा, ऊपर से नीचे थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद तो मुझे लगता है एक बेसिक आइडिया आपको मिल ही गया होगा, हाँ नदियों का जो स्थिति है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, कि अब जो है डिस्कशन हमको करना कैसे है, ये देखिए, ठीक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मज़ेदार एकदम जो है डिस्कशन चलेगा। अब ये जो है थोड़ा सा ये मान के चल रहे हैं कि जो किताब पढ़ रहा है वो क्लास 11 का व्यक्ति है, मतलब बच्चा है क्लास 11 के, अभी उसको दाढ़ी मूछ ठीक से नहीं आई है, दाढ़ी मूछ की चिंता कर रहा है, भगवान आ जाती मुझे भी तो मैं भी जवान इंसान बन जाता, पर उम्मीद नहीं है ऐसा। तो ऐसे बच्चों को ये मान करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उनको भी पता है कि सीनियर भी कुछ लोग पढ़ते हैं, है ना, काफ़ी टाइम वाले भी पढ़ते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं, उनको ये ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो ये हमको आपको समझना है, हम क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, आपने मतलब पूछ रहा है, आपने वर्षा ऋतु में बहती नदियाँ, नाले व वाहिकाएँ देखी हुई, नहीं देखी है, छोटे बच्चे नहीं देखे होंगे, जो अतिरिक्त जल बहा कर ले जाती है। अगर ये वाहिकाएँ न होती तो बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। जहाँ ये वाहिकाएँ अवरुद्ध या अस्पष्ट हैं वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य परिघटना है। मेंस के लिए पॉइंट, मेंस के लिए जहाँ पर आप ये देखिए लिखिए लाइन, पूरी लाइन लिखिए कि सामान्य परिघटना कहाँ होती है ना, कि मतलब जहाँ पर वाहिकाएँ अवरुद्ध हो जाएं या अस्पष्ट हैं, जहाँ पर वाहिकाएँ अवरुद्ध हो जाएं या अस्पष्ट है वहाँ बाढ़ का आना एक सामान्य घटना है। इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा अब ये देखिए डेफिनेशन टाइप का, डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन क्या कह रहा है एनसीईआरटी। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। पहला परिभाषा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। मेंस के लिए डेफिनेशन का या इंट्रोडक्शन पार्ट या मेन बॉडी में कहीं पर अगर अपवाह तंत्र को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको इससे बेहतरीन लाइन कहाँ पर मिलेगी, सोच देखिए। जहाँ अगर एनसीईआरटी की लाइन आपको नहीं अच्छी लगेगी, सोचिए किस चीज़ की लाइन अच्छी लगेगी। कहीं पर भी आपको अपवाह की ज़रूरत पड़े, अपवाह लिखने की ज़रूरत पड़े, आपको अपवाह डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े, अपवाह तंत्र डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पर सीधे सीधे आप ये लाइन यूज करिए। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं
के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब एक तरफ अपवाह और उसके बाद क्या है, अपवाह तंत्र। ठीक है, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र, अब थोड़ा सा इसको आगे एलेबोरेट कर रहा है। ठीक है, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, भूवैज्ञानिक समझ रहे हैं, भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, मतलब चट्टानों की प्रकृति क्या है एवं संरचना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब चट्टानों की प्रकृति और चट्टानों की ही संरचना की बात हो रही है। स्थलाकृति, मतलब वहाँ पर स्थलाकृति कैसी है, स्थलों की आकृति कैसी है, ढाल, ढलाव जो होता है ऊपर से नीचे वाला, बहते जल की मात्रा की, मतलब कि जो जल बह रहा है उसकी मात्रा, और बहाव की अवधि का परिणाम है, बहाव की अवधि का परिणाम है। क्या कहा, फिर से एक बार आराम से समझिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या करें, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र, किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के बारे में बात हो रही, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आपको आप यहाँ से मेंस का एक क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है 10 नंबर का, है ना, कि एक इसको आप कहीं पर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपवाह को डिफाइन करिए, फिर उसको अपवाह तंत्र को डिफाइन करिए, फिर उसके बाद अपवाह तंत्र के बारे में कुछ बताइए, है ना, कि मतलब अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी बात समझ में आई होगी। देखिए, अब आपको लग रहा है कि ये मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा पूरा, नहीं, आप ऐसी चीज़ों को मेंस में यूज करते हैं, एक लाइन में, 2 लाइन में, कहीं पर शॉर्ट में यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन का जो एक वेटेज है बढ़ जाता है, मतलब जो आपका आंसर लिखने होता है वो अन्य लोग तुलना में ऐसे चीज़ों से जो है गहराई आ जाती है थोड़ी सी। चलिए, अब उसके बाद क्या है, क्या आपके शहर या गांव के पास कोई नदी है? नहीं, नदी नहीं है हमारे पास, सड़क है, सड़क भी नहीं है, कुछ नहीं है। पूछ रहा है मतलब एनसीईआरटी। क्या आप कभी वहाँ नौकायन करने या नहाने के लिए गए हैं? मतलब पहले पूछा तो समझ गए अपने से कि अच्छा नदी तो है ही, फिर अपने कह भी रहा है एनसीईआरटी कि क्या आप नौकायन करने या नहाने के लिए गए हैं, फिर एनसीईआरटी पूछ रहा है, फिर कह रहा है क्या यह नदी 12 मासी है? 12 मास में रहना, जो 12 मास बहती हो, या अल्पकालिक केवल वर्षा ऋतु में पानी या अन्य सूखी है? देखिए, क्या आप जानते हैं कि नदी सदैव एक ही दिशा में क्यों बहती है? इन सब का आंसर मिलेगा। ये जो क्वेश्चन चल रहा है ना, ये क्वेश्चन का अपना एक आंसर आगे मिलेगा, भाई देखते रहिए आगे जाकर। ठीक है, आपने भूगोल की अन्य 2 पाठ्य पुस्तकों में ढालों के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, पढ़ाएंगे, टेंशन न लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है एनसीईआरटी, ये बहुत काम के क्वेश्चन है, इसको हल्के मत लीजिए, क्योंकि अभी इसी का रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद क्या है कि तो क्या आप जल के एक दिशा से दूसरी दिशा में बहने का कारण बता सकते हैं? कि मतलब अगर पानी है, जल है, एक दिशा से किसी दूसरे दिशा में बह रही है, तो क्या उसका कोई कारण है? क्या आप उसको बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बता, ठीक है, मुझे आता बता दीजिए, नहीं आता तो फिर कोई बात ही नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है कि उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट, उत्तर में हिमालय, उत्तर मैं पता चलना चाहिए आपको कि उत्तर की बात हो दक्षिण बात हो रही है ना, लाइन तभी समझ में आएगा। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट, उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं? वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं? ये प्रश्न है ना। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मेंस टाइम में, मेंस में 2-1 लाइन ऐसे आएंगे, है ना। इतनी बात मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा, ये आपको थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ जो है कि क्या है ये, मतलब क्या है इसका, जो है सेंस क्या पूछना चाह रहा है। अब एक डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है। एक नदी है जो कि विशिष्ट क्षेत्र से, एक नदी है जो कि विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? जल ग्रहण, कैचमेंट। क्या बोलते हैं? जल ग्रहण कैचमेंट क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा।
अब डेफिनेशन आपको जल ग्रहण का कहीं पर भी लिखना हो जल ग्रहण के बारे में तो इससे बढ़िया डेफिनेशन कुछ मत लिखिए कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ठीक बात है। थोड़ा सा कुछ और डेफिनेशन यहां पर अब देखिएगा क्या है, ये आराम से सुनिएगा। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, पेड़ की शाखाओं के, अब पेड़ की शाखा पता होना चाहिए, पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार डेंड्रिटिक प्रतिरूप कहा जाता है, उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जो पेड़ की शाखाओं के अनुरूप मतलब पेड़ की शाखाओं की तरह जो हो उसे क्या कहा जाता है, उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये बने कि उत्तरी मैदान की नदियाँ किस तरह के अपवाह तंत्र या अपवाह प्रतिरूप हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि उत्तरी मैदान की नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप में हैं। क्या कि उत्तरी मैदान की नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप में हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर, पर्वत से निकल रही, ध्यान रखिएगा, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, सभी दिशाओं में बहती मतलब पर्वत से निकल रही हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं, तो इसे अरीय रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। मतलब क्या, पर्वत से निकलें और सभी दिशाओं में बहें, पर्वत से निकले सभी दिशाओं में बहें, तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, जैसे मैंने कहा उत्तरी मैदान की नदियाँ, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए उत्तरी मैदान की नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप की हैं तथा अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ अरीय प्रतिरूप की हैं। किसके? अमरकंटक प्रतिरूप, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ, अमरकंटक पर्वत, एक ये और एक उत्तरी मैदान की नदियाँ। उत्तरी मैदान की नदियाँ किसकी हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप की। लेकिन जो अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकल रही हैं वो किसके उदाहरण हैं? वो हैं अरीय प्रतिरूप के। ठीक है, तो दोनों चीज आपको जो है ध्यान में रहना चाहिए कि अरीय कौन सा है और कौन सा जो है वृक्षाकार है। तीसरा पॉइंट क्या रहा कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, क्या कहा, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर, समझते हैं, जैसे एक नदी ऐसे जा रही है दूसरी नदी ऐसे जा रही है, मतलब कि दोनों के बीच में जो है कभी मिलान नहीं हो रहा है, ये बोलते हैं समानांतर। तो ये पढ़े होंगे आप, ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों, क्या कहा, जैसे मान ली दो नदियां हैं ऐसे जो समांतर पर जा रही हैं, तो इनकी जो सहायक नदियां हैं वो समकोण पे एकदम आकर मिलती हैं ऐसे ऐसे करके, तो इन्हें क्या बोलते हैं? मतलब पहले ध्यान रखिएगा, समानांतर, और मतलब कि यहाँ पर एक समानांतर बहती हों और उनकी सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा मतलब ट्रेलिस, है ना, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद है चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, मतलब कि सभी दिशाओं से नदियां बहकर, कि मतलब कि एक कोई ये है जगह और सभी दिशाओं से नदियां आ रही हैं, ठीक है, ये सभी दिशाओं से नदियां आ रही हैं, है ना, किसी झील या गर्त में विसर्जित हुई, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं, सेंट्रीपिटल। क्लियर होगी बात? अब एक बार समराइज करते हैं इसको, है ना। समराइज क्या है कि पहली चीज उत्तरी मैदान की नदियों के बारे में। उत्तरी मैदान की नदियां कैसी हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप की। उत्तरी मैदान की नदियां कैसी हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप की। अरीय प्रतिरूप की नदियां कौन सी हैं? अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां। अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदियां किस प्रतिरूप की हैं? ये हैं अरीय प्रतिरूप की। उसके बाद एक आता है कि जालीनुमा नदियाँ। जालीनुमा नदियाँ जैसे दिमाग में आए आपको कि जालीनुमा प्रतिरूप की नदियाँ कौन सी हैं,
पहली चीज तो ये समानांतर चलेंगी, मुख्य नदियां समानांतर जाएंगी, लेकिन इनकी जो सहायक नदियां हैं उनसे समकोण पर मिलती हैं। जो सहायक नदियां हैं इन दोनों नदियों से, मुख्य नदियां जो होंगी उनसे समकोण पर मिलेंगी। तो ऐसे प्रतिरूप क्या कहा जाए, जालीनुमा जैसे दिमाग में आपके आए तो समकोण याद रखिएगा और कुछ नहीं, समकोण और समानांतर दो चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक आता है आपका अभिकेंद्री। अभिकेंद्री का मतलब होता है, जैसे अभिकेंद्र पढ़े होंगे आप जो कि मतलब कि जब लाइट जो है आकर के, जब लाइट जो है एक ही जगह फोकस बनाने लगे ऐसे ऐसे आकर के, है ना, ये पॉइंट फोकस बना दें तो उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बोलते हैं ना। एक होता लाइट फैलना, एक होता लाइट एक किसी बिंदु पर आना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सभी नदियाँ, जैसे लाइट आ रही है, सभी नदियाँ जो हैं एक ही बिंदु पर आते हैं, सभी नदियाँ एक ही बिंदु पर आती हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री प्रतिरूप बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि मुख्य अपवाह प्रतिरूप कौन सा है। ठीक है, मुख्य अपवाह। उसके बाद जो है क्या है, अब यहाँ पे देखिए कि एक नदी व उसकी, देखिए यहाँ पॉइंट, एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित, उसके बाद क्या है, अपवाहित, यहां पर अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहा, अपवाह द्रोणी। देखिए एक नदी एवं उसकी सहायक नदियां, है ना, उनके जो क्षेत्र होते हैं, मतलब कोई नदी ऐसे बह रही है, कोई नदी जा रही है इसे बहते हुए ऐसे, इसके कोई नदी है, अब इसकी कोई सहायक नदियां हैं, तो ये जो सहायक नदियां हैं इनके जो सभी क्षेत्र हैं पूरा जहाँ तक ये फैला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवाह द्रोणी। क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी। ध्यान रखिएगा, एक अपवाह द्रोणी को ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए सब एकदम मतलब कि ज्योग्राफी का ना एक पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, है ना, बेसिक चीज़ें पता हो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी चीज़ें ना। एक अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। जल विभाजक या जल संभर, वाटरशेड कहते हैं, जल विभाजक। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एक होता है अपवाह द्रोणी, एक है आपका जो है जल विभाजक या जल संभर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। देखिए क्या खूबसूरती है, क्या मतलब ज़बरदस्त, मतलब इन्होंने डिफाइन किया है या ज़बरदस्त उसको जो एक्सप्लेन किया, मतलब सोच देखिए कि मतलब एक कतनी के छोटी छोटी लाइनों में बड़ी बड़ी बात लिखी, इस तरह मतलब आप समझिए एक सारगर्भित। देखिए क्या कह रहे हैं कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, अभी मैंने आपको जल ग्रहण पहले बताया है ना, जल ग्रहण क्षेत्र बताया, नदी द्रोणी बताया है ना। अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। जल संभर और नदी द्रोणी, जल संभर और क्या है, एक होता क्या कि नदी द्रोणी, एक है आपका जल संभर। क्लियर रखिए, नदी द्रोणी और जल संभर। फिर से एक बार मैं इतनी बार मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगा ना कि दिमाग में बैठ जाए बस, और कुछ नहीं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जैसे ही नदी द्रोणी की बात आए तो आप ये मान के चलिए कि बड़ी नदियों की बात हो रही है, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर, मतलब कि जल संभर की बात है, छोटी नदियों की बात हो रही है या नालों की बात हो रही है। लेकिन जब नदी द्रोणी की बात आए तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण की बात, बस इतना ध्यान रखना आपको कि क्या मैंने फिर कहा कि नदी द्रोणी बड़ी नदी, जल संभर छोटी नदी और नाले, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, अभी से बताने वाली बात है नहीं, उसी से निकाल के लेके आ रहे हैं कि भाई जब बड़ी नदियां रहेंगी तो नदी द्रोणी का आकार बड़ा होगा ही, सिंपल सी बात है। जबकि जलग्रहण का आकार छोटा होता है, क्योंकि इसमें जो है छोटी नदी और जो है नालों की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि नदी द्रोणी और जल संभर में क्या अंतर है।
क्या नदी द्रोणी और जल संभर में क्या अंतर है, यहां से आपको ये बात पूरी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है कि नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र देखा जा सकता है, मतलब प्रभाव पड़ता है। यूपीएससी कभी पूछते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है, तो ये सब कॉमन से होता है कि हाँ इसमें जो है प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम व वृहत नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं, तो बस मेन जहाँ पर रहेगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है ना, कौन सी चीज़ प्रीलिम्स के लिए है, कौन सी चीज़ मेंस के लिए है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए है, ये हम आपको जो है बताते जाएंगे। चलिए, भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सा? समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे जो है दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला समूह है अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा समूह है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। क्या क्लियर हुआ कि भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका अरब सागर का, एक है आपका बंगाल की खाड़ी का। दिमाग में एकदम बैठा कर रखिए, एक तरफ है अरब सागर, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर जो है कि ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। किसके किसके? दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री। अब ये चित्र 3.1 में इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया रहा होगा उस समय, तो हम आपको ध्यान दिलाते हैं, थोड़ा सा फिगर पे चलते हैं, है ना। ये देखिए कहाँ गया, इधर देखिए, यहां पर एक लाइन खींची गई है, ये वाली लाइन। थोड़ा सा जूम कर दें, जूम नहीं बल्कि ये देखिए, ये वाली लाइन एक खींची गई ना, ऐसे ऐसे करके ये देखिए, ये वाला पोर्शन खींचा गया ना, ऐसे ऐसे करके आया है। ये बताता है कि ये आपका मान लीजिए अरब सागर है ए और ये बंगाल की खाड़ी है बी। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो इसको एक डिवाइड कर रहा है एक लाइन। देखिए ये लाइन खींची गई है, तो ये लाइन ही जो है बताती है कि कौन सी अरब सागर तरफ या कौन सी बंगाल की खाड़ी तरफ। तो इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ तक है कि ये वाला, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं इसके बाद लाइन बोलने जा रहा हूं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कुल अपवाह क्षेत्र मतलब जितनी अपवाह क्षेत्र पूरा, उसका 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि, कौन कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। कौन कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सब कहाँ जाती हैं? ये सब जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। जबकि 23% क्षेत्र, एक 77%, एक 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 70 ये फैक्ट है। अगर आप मेंस का लिख रहे हैं, मेंस की राइटिंग में, मेंस का आंसर राइटिंग में आप ऐसे शब्दों के या ऐसी लाइनों का प्रयोग करते हैं, सोचिए कि वेटेज कितना बढ़ जाएगा। नंबर यहीं से उठते हैं। नंबर वैसे नहीं उठते हैं, नदी की परिभाषा लिख दिए, उसके बाद उसे लिख दिए, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो फिर आप जो है नंबर पा जाएंगे। ऐसे नंबर नहीं मिलता। नंबर के लिए आपको गहराई होनी चाहिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कम से कम बढ़िया वाला, मतलब लेवल टाइप का। ठीक है, चलिए, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा, किसके आधार पर? अब जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर बात है। और उसका जो अभी पहले इसके डिस्कस कर रहे थे, वो किसके आधार पर था? वो समुद्र में विसर्जन के आधार पर था। ठीक है, तो पहला प्रमुख नदी द्रोणी क्या है? जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है।
जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि ये लाइन देखिए, इसमें 14 नदी द्रोणियां, इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं। कौन कौन सी? इसमें एग्जाम्पल तौर पर दिया गया है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक। ये ध्यान रखिएगा 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वाली है। बस इतना ध्यान रखना आपको कि 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वाली कौन कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक। बराक नहीं, बराक है ना, बराक ओबामा वाला नहीं, बराक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पॉइंट कौन सा? दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट मध्यम नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है, इसमें 14 नदी द्रोणियां हैं। इसमें 14 नदी द्रोणियां हैं जिसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि कहा जाता है। मतलब ये सब जो है एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना। कालिंदी, पेरियार, मेघना ये सब जो है कितने किलोमीटर के बीच हैं? 2,000 से 20,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर बीच। ठीक है, वर्ग याद रखिएगा, किलोमीटर नहीं, लंबाई नहीं बात हो रही, वर्ग की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट है तीसरा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लघु नदी द्रोणी, लघु मतलब छोटा, लघु नदी द्रोणी, ठीक है, जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं। न्यून वर्षा क्षेत्र मतलब जहां पर बरसात कम हो रही है, मतलब ऐसे वहां पर, क्योंकि जहां बरसात कम होगी वहां पर छोटी छोटी नदियां रहेंगी, तो उनकी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि यदि आप चित्र 3.1 देखें तो आप पाएंगे कि अनेक, क्या अनेक, मैंने फिगर दिखाया ही आपको कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है। मैंने आपको दिखाया ही कि गंगा भी हिमालय तरफ से आ रही, सिंधु भी हिमालय तरफ से जा रही, ब्रह्मपुत्र भी हिमालय तरफ से, मतलब सब जो हिमालय पुत्र तरफ से ही निकल रहे थे, हिमालय की तरफ से, हिमालय पुत्र कह रहा हूँ है ना। और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित कर रही हैं। ठीक है, जैसे आपका सिंधु गया कहाँ पर? अरब सागर में, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ गए? बंगाल खाड़ी में, है ना, याद होगा आपको। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। पहचान हमने पहले ही करा दिया था, शुरू करने से पहले ही, चैप्टर शुरू करने से पहले ही हमने जो है पहचान करा दिया था। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। क्या कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों की, प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। दक्षिण भारत की नदियों की भी पहचान कीजिए। हमने आपके दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी कुछ बताया था। मैप देखिए, मैप में इसलिए दिखा देता हूँ कि ताकि जब चर्चा हो ना तो आपको कन्फ्यूजन दिमाग में ना रहे कि हाँ बात कहाँ को हो रही है, तो आपका बात जो है क्लियर होना चाहिए कहाँ की हो रही है। चलिए, नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ हैं, इसका अपवाद है। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ इसका अपवाद हैं। ये और अनेक छोटी नदियाँ अपने जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। कहाँ पर विसर्जित करती हैं? अरब सागर में ले जाती हैं। कौन कौन सी? ये देखिए बता रहा हूँ, ये नर्मदा और तापी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भर भर के आता है। मतलब अगर आप स्टेट पीसीएस देखेंगे तो नर्मदा तापी पे तो क्वेश्चन भरे हुए हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ गलती नहीं करना चाहिए कि ये जो है नदियाँ अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं, तो ये कहाँ पर ले जाती हैं? अरब सागर में ले जाती हैं। इतना ध्यान रखिएगा, कहाँ पर ले जाती हैं? अरब सागर में ले जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अरब सागर में विसर्जित करती हैं। देखिए, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालाबार तट तक बहने वाली नदियों का नाम बताइए। अब ये काम आपका है कि कोंकण क्षेत्र, मैंने इसको बताया, कोंकण क्षेत्र बताया है, मालाबार तट भी बताया है। आप जाइएगा पीछे, कब देखो वही चीज़ है जो रैंडम पढ़ने आया, वो जो सोच रहा होगा रैंडम हम देख लें तुरंत हम जो है समझदार बन जाए, तुरंत आईएएस बन जाए, तो भाई मुश्किल है। एक श्रृंखला चल रही है, पूरी श्रृंखला को जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। एक चैप्टर पढ़ के आप सोचें खुश हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, तो ये समस्या आपके लिए है। ठीक है, आराम से पूरा एक एक करके देखेंगे, क्योंकि एक श्रृंखला यूएनसीईआरटी जो लिखी गई है उनको पता है कि हमने पिछले वाले चैप्टर में क्या दिया है, हमने पहले वाले चैप्टर में क्या दिया है, या हमने पिछले वाले क्लास में कौन सी चीज़ दी है, तो उनको ये बात पता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, उद्गम के प्रकार, प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर, क्या क्या? उद्गम के प्रकार,
प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र उद्गम के प्रकार के आधार पर, ये ध्यान रखिए, उद्गम के प्रकार मतलब जहाँ पर निकलती हैं, उद्गम के प्रकार प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। अब ये नया दो कैटेगरी नया आ गया, कौन कौन सा, एक हिमालयी अपवाह तंत्र व एक जो कौन सा है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी। चलिए, यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी हैं। क्या बात है, चंबल, बेतवा, सोन, अगर इनकी आयु की बात की जाए, देखिए एनसीईआरटी इस बात को लिख रहा है कि अगर इनकी उत्पत्ति की बात की, इनके वर्गीकरण में ही समस्या है। कारण बस इतना है, जो हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं उससे इनकी अगर बात की जाए किसकी, आयु की और उत्पत्ति की, तो ये उससे भी पुरानी है, तो इसलिए जो है समस्या पैदा होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। कौन सा, हिमालयी और प्रायद्वीपीय, ये जो है इसको मान्यता ज़्यादा मिली है। ठीक है, इस पुस्तक में इसी का अनुसरण किया गया, मतलब पूरी एनसीईआरटी में जो पढ़ाया जाएगा वो हिमालयी और प्रायद्वीपीय की बात की जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद शुरू हुआ गया भारत के अपवाह तंत्र, और भारत के अपवाह तंत्र में हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ये सब पूरा बाकायदा डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 36 मिनट हो गया है ना। तो फिर उसके बाद मिलेंगे, क्योंकि जब शुरू करेंगे तो चला जाएगा 1 घंटा पार, क्योंकि मैं जल्दी पढ़ने वाला हूँ नहीं, है ना, समझाना पड़ेगा पूरा, तो इसलिए जो है टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो हम जल्दी टाइम उसको रोकेंगे नहीं फिर, क्योंकि कंप्लीट करना ही है तो करना है, तो इसलिए जो है हम यहीं पहले रोक दे रहे हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है।